हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ओवरफ्लो में। आज का टॉपिक है झारखंड। झारखंड का पिछले क्लासेस में हमने देखा कि झारखंड का एक परिचय, किस तरह से झारखंड बना, कैसे उसका नाम पड़ा। अब हम आज देखते हैं कि झारखंड का समय समय पे किस तरह से अलग अलग नामों का यूज़ किया गया और उसका क्या इतिहास रहा, इसके नामकरण में क्या क्या इतिहास रहा। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए तो देखते हैं झारखंड का नामकरण, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को समझने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। झारखंड नाम सबसे पहला बार अगर किसी पुरातात्विक उल्लेख में मिलता है तो वो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, झारखंड नाम का पुरातात्विक उल्लेख मतलब अगर किसी चीज़ का खनन करके किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, उसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो उसमें अगर झारखंड नाम अगर पहली बार मिला तो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में पाया गया। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी का अर्थ होता है प्राचीन समय से वास करने वाले लोग। वैसे लोग जो किसी एक स्थान पे बहुत ही प्राचीन समय से रह रहे हैं और वो अपनी संस्कृति को भी साथ ही साथ उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन किए बिना किसी स्थान पर रह रहे हैं। तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पे कई प्रकार के आदिवासी जनजाति पाई जाती है, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो वो सब हम आगे के क्लास में देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसके नाम का एक अर्थ को पहले समझते हैं। झारखंड, झार का अर्थ हो गया वन या जंगल, और खंड का अर्थ होता है भूमि या प्रदेश या टुकड़ा। वैसी भूमि, वैसा क्षेत्र जहाँ पे वन बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें हम झारखंड इस वजह से इसका नाम झारखंड रखा गया। अगर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की 2019 की रिपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं तो झारखंड में वर्तमान समय में जो झारखंड का कुल क्षेत्र है उसमें से 29.62% एरिया में वन पाया जाता है। अगर हम इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल कर देते हैं फ्रेंड तो ये 33% हो जाता है। तो आपको ये जो डाटा है इसको याद रखना है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है हर 2 वर्षों में जारी करती है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की जो रिपोर्ट है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। साथ ही अगर इसका किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 23,611 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है झारखंड का, इसमें वन पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का जितना एरिया है उसमें ये बहुत ही अधिक मात्रा में जंगल है यहाँ पे। चलिए तो अब हम और देखते हैं आगे। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख का मतलब हो गया कि किसी साहित्य के अंदर जो किसी के द्वारा लिखा साहित्य है उसमें अगर उल्लेख किसी चीज़ का किया गया है, किसी क्षेत्र का, किसी भूमि का, तो साहित्यिक उल्लेख में ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह अतीत में झारखंड को विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना गया। इसका अर्थ ये हुआ कि विभिन्न समय पे, अलग अलग समय पे, जैसे अगर हिस्ट्री को ही अगर हम लोग बांट के चलते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसी तरह से झारखंड का भी अपना इतिहास है। तो अलग अलग समय पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। अगर हम वायु पुराण की बात करें तो उसमें इसे मुरंड के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में इसे मुंड के नाम से जाना जाता है। मुरंड और मुंड में आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा क्योंकि वायु पुराण में इसे मुरंड कहा जा रहा है और विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा जा रहा है। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश। अब हम देखते हैं कि ये जो पुराणों की संख्या है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें से 3 पुराण जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इनमें अलग अलग नाम से इसे जाना जाता रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो देखते हैं महाभारत, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे माना जाता है, या फिर ये तो है ही महाभारत में भी इसी 18 अध्याय हैं जिसे पर्व कहा गया है। उसमें से एक पर्व है दिग्विजय पर्व, जिसे पुंडरिक देश, इसमें इसका नाम रखा गया है। इसका नाम पुंडरिक देश है। महाभारत में ही इसका एक और नाम मिलता है जिसे पशु भूमि कहा गया। पशु भूमि का अर्थ हो गया वैसी भूमि जिसमें जंगली पशुओं का
वास होता हो। तो जंगली पशुओं की अधिकता के कारण ही इसे क्या कहा गया है, पशु भूमि। आगे अगर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो और हम लोग समझते हैं कि अब प्राचीन काल के समय में ही प्रयाग प्रशस्ति जो एक अभिलेख है, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के एक शासक रहे हैं, उनके एक अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए मुरंड देश नाम का प्रयोग किया गया है। अगर हम प्राचीन इतिहास कहें, देखिए फ्रेंड, जो भी चीज़ हम लोग को पढ़ना है झारखंड से रिलेटेड, उसको हम लोग को भारत के भी परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़कर पढ़ेंगे, तभी हम लोग को कोई चीज़ को समझने में आसानी होगी और वो लंबे समय तक हमें याद भी रहेगी। अब चाणक्य जिनका और भी नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इनकी एक पुस्तक अर्थशास्त्र, जो कि कई एग्जाम में कितनी बार भी पूछा जा चुका है, अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीति की पुस्तक है। इसका नाम पे आप लोग मत समझिएगा कि कोई आर्थिक पुस्तक है, ये राजनीति की पुस्तक है। इसमें झारखंड के लिए किक्कट प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह के सवाल। अब हम आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि संस्कृत साहित्य, जो भी संस्कृत साहित्य है उसमें, जो मध्यकालीन समय के जो संस्कृत साहित्य है उसमें कलिंद देश नाम का प्रयोग किया गया है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखंड नाम से किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि किन किन मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने रचना में झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। सलीमुल्लाह, इनकी रचना तारीख ए बांग्ला में इन्होंने झारखंड, इस क्षेत्र के लिए मतलब झारखंड नाम का प्रयोग हम लोग को देखने को मिलता है। उसी तरह से गुलाम हुसैन खां की रचना सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड नाम का हम लोग को प्रयोग देखने को मिलता है। शम्स ए सिराज अफीफ, इनकी रचना तारीख ए फिरोज शाही में हमें झारखंड नाम का प्रयोग देखने को मिलता है। अगले हैं मिर्जा नाथन की रचना है बहारिस्तान ए गैबो, इसमें भी हमें झारखंड नाम को देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सलीमुल्लाह की रचना है तारीख ए बांग्ला, गुलाम हुसैन की रचना है सियार उल मुतखरीन, शम्स ए सिराज अफीफ की रचना है तारीख ए फिरोज शाही, मिर्जा नाथन की रचना बहारिस्तान ए गैबो, ये आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा कि कौन से जो इतिहासकार हैं उनका रचना का क्या नाम है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के पूरे एरिया को लगभग 90% जो एरिया है उसे छोटा नागपुर ही कहते हैं, क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार में स्थित है। लेकिन उस कुछ भाग को, जैसे कि जो छोटा नागपुर भाग है उसका अब कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। चलिए हम लोग देखते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या नाम दिया। छोटा नागपुर के लिए चीनी यात्री फाहियान, जो कि एक विदेशी यात्री थे, इनकी यात्रा वृत्तांत है फोकोक्वी में इन्होंने छोटा नागपुर के लिए कुक्कट लाट शब्द का प्रयोग किया। देखिए फ्रेंड्स, ये भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो चीनी यात्री हैं फाहियान, इनकी यात्रा वृत्तांत है फोकोक्वी। जब ये भारत की यात्रा पर आए तो इन्होंने अलग अलग जगह पे यात्रा की, तो उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम का प्रयोग किया। तो उन्होंने जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसके लिए कुक्कट लाट शब्द का प्रयोग किया है। उसी तरह से एक और दूसरे चीनी यात्री हैं वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत CUकी में छोटा नागपुर पठार के लिए किलो ना सुफालाना अर्थात कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये नाम बहुत ही अटपटा लग रहा होगा और आपको लगता होगा कि याद नहीं होगा, लेकिन इसे आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम ह्वेनसांग की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षवर्धन एक महान शासक थे पुष्यभूति राजवंश के, उनके शासनकाल में ये भारत आए थे और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर अगले हम लोग देखें, अबुल फजल जो कि अकबरनामा के रचयिता हैं, अकबर जो मुगल काल के एक महान शासक रहे, इसमें झारखंड शब्द का हम लोग को पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम झारखंड के नक्शा को देखते हैं अगर ध्यान से, अब हम नक्शा तो उतना अच्छा सा भी आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग जैसे कि अगर झारखंड के नक्शा को देखते हैं, ये चतुर्भुजाकार है, तो ये वाला जो एरिया फ्रेंड इसे संथाल परगना कहते हैं। अब इसका भी देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नामकरण किया गया है। संथाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि छोटा नागपुर है, तो छोटा नागपुर को तो बाद में बांट दिया गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और इस तरह से। लेकिन संथाल परगना भी ये वाला एरिया जिसमें
राजमहल, पाकुड़, गोड्डा ये सब जो ज़िले हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, और इसमें राजमहल पहाड़ियाँ भी आती हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा भाग माना जाता है। इसे प्राचीन काल में के समय में से नरीखंड कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, 2016 की जो जेपीएससी की एग्ज़ाम थी, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इस तरह का जो भी प्राचीन नाम है, या तो आप समझ सकते हैं कि इसको जेपीएससी क्या, जेएसएससी और भी झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। एवं बाद में इसे देखिए, इसे नरीखंड तो कहा गया प्राचीन समय में, लेकिन बाद में इसे कांकजोल भी कहा जाने लगा। ठीक है। वेनसांग ने इस क्षेत्र के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि वेनसांग जो एक चीनी यात्री हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, संथाल परगना क्षेत्र के लिए, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग कोई लो इस शब्द का प्रयोग किया है। देखिए फ्रेंड, जो राजमहल है इसका नामकरण मध्यकाल में माना जाता है। राजमहल पाकुड़, गोड्डा एवं दुमका के कुछ हिस्से को मिला के दामिन अक्को अर्थात पहाड़ी अंचल कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग मुगल काल की बात करें, जो मध्यकाल के दौरान बहुत ही बड़ा एक काल है, और उसमें बहुत सारे हम लोग को मुगलों के बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ना है। तो उस समय के दौरान झारखंड भी मुगलों के शासन से अछूता नहीं रहा है, और उस समय झारखंड के लिए खुखरा या कुकरा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब झारखंड क्षेत्र में हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल के समय पे क्या असर हुआ। सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो जाती है, तो भारत के सारे क्षेत्र धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने लगते हैं। इस दौरान जब झारखंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत जब आता है, तो इस क्षेत्र के लिए नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से इसे जाना जाने लगता है। 1833 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हो जाती है। कब होती है ये? 1833 ईस्वी में। जो भी डेट, ईस्वी, ये सब रहता है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इसको जब तक याद नहीं रखेंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे किसी और चीज़ के साथ में इसे। जब इसकी स्थापना हो जाती है तो एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन बाद में यही विल्किंसनगंज, किशुनपुर रांची के नाम से जाने लगता है, जो वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाने और बताने का कोशिश किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइए। थैंक यू। और अगर कुछ सुझाव आप लोगों को देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए, और अगला टॉपिक आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।